तो देखो, तो तन्वी कहती है वह कैसे। तो अध्यापक कहते हैं अब गौर से सुनो, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। तो देखो वहाँ पर मनुष्य का शारीरिक विकास तो होता ही जाता है, लेकिन उसके साथ बौद्धिक विकास भी होना ज़रूरी है। आप अगर एक ही जगह पर बैठे रहेंगे या कुछ भी किसी से बातें नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपका बौद्धिक विकास हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए सभी के साथ घुल मिलना, व्यवहारिक ज्ञान रखना, ये सब बातें वहाँ पर होना ज़रूरी है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। तो देखो वहाँ पर सिर्फ शिक्षा और साहित्य में ही इसका महत्व नहीं है, बल्कि जो उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार हो, कोई नेता हो, प्रोफेसर हो, वकील आदि, वो क्या करते हैं, पद प्राप्त करने के लिए इस कला को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और यह कला अवगत होना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। तो देखो वहाँ पर सिर्फ पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील, इसके अलावा भी ये जो कहानी लेखन है, संवाद लेखन है, विज्ञापन है, समाचार है, राजनीति है, व्यवसाय है, इसमें भी पल्लवन का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। हमारे कैरियर की दृष्टि से पल्लवन उपयुक्त है, मतलब वहाँ पर आप इसमें कैरियर करना चाहते हैं तो इसके दृष्टि से भी यह पल्लवन वहाँ पर उपयुक्त सिद्ध होता है। आगे, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषता क्या होती है। तो वहाँ पर ये जो मितवा नाम का जो छात्र है वो कहता है कि आप कितनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक ऐसा सवाल उठ रहा है कि यह पल्लवन की विशेषता क्या होती है। तो अध्यापक कहता है कि बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, मतलब अपनी जो नोटबुक है उसमें आप यह विशेषता लिख सकते हैं। तो चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। मतलब वो पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखने के लिए शुरू करते हैं। पल्लवन की विशेषताएं, कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता मालूम है, मतलब कल्पना में मन में लाकर वहाँ पर कागज़ पर उतारना। मौलिकता, मौलिकता यानी उसमें कितनी सच्चाई है, क्षमता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सृजनात्मकता, मतलब वहाँ पर जो बौद्धिक और विलक्षण शक्ति है उसके आधार पर ये लिखी जाती है, मतलब उससे हम रचनात्मक तरीके से कर सकते हैं। प्रवाहमयता, प्रवाहमयता यानी आपको नदी मालूम है, नदी क्या करती है, अपनी प्रवाह ऐसी एड़ी टेढ़ी दिशा में जाकर वहाँ पर बहती है, मतलब जो तरल पदार्थ होता है वो तेज़ी से वहाँ पर आगे जाता है, ऐसा उसका अर्थ है। भाषा शैली, भाषा शैली आपको मालूम है, मतलब भाषा लिखने का तरीका, मतलब भाषा लिखने का तरीका कैसा है, भाषा कैसे लिखते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए। शब्द चयन, चयन का अर्थ है चुनना, मतलब हम पल्लवन लिखते समय उस शब्द को चुनना चाहिए, फिर वहाँ पर लिखना चाहिए। सहजता, सहजता यानी क्या, आसानी से हम वहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब पल्लवन किसी के सहायता के बिना। पुष्टता, मतलब आप क्या करते हो, वाक्य हो या कोई शब्द हो, हम क्या करते हैं अच्छे तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब यह गलत है या सही है हम देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से वहाँ पर देखते हैं। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता यानी एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, ऐसा उसे क्रमबद्धता कहते हैं। मतलब यहाँ पर अध्यापक ने पल्लवन के 9 विशेषताएं यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो लड़की आगे कहती है, सर जी
क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है, मतलब तरीका कोई होता है पल्लवन लिखने की? तो अध्यापक कहता है हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ प्रचलित है। तो पहला है, इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से प्रारंभ हो जाता है, मतलब प्रथम वाक्य से ही इस वाक्य को लिखना प्रारंभ हो जाता है, मतलब आप अच्छी तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो देखो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कौन सा भी विषय हो, इधर उधर हम क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ पर जो जो आवश्यकता, वाक्यों की आवश्यकता है वही वहाँ पर लिखे, बिना मतलब के कोई वहाँ पर लिखना नहीं चाहिए। और लंबा चौड़ा वहाँ पर यह विषय नहीं होना चाहिए। और इसकी भूमिका हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। तो देखो वहाँ पर प्रथम वाक्य से ही हमें कड़ी से जुड़कर एक दिलचस्प मनोरंजकता के साथ यह वाक्य वहाँ पर प्रथम वाक्य से ही लिखना चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए। तो कई विद्वानों का मत है कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मतलब वहाँ जाकर 2-3 वाक्यों के बाद फिर भूमिका बनाकर, मतलब पैराग्राफ बनाकर जो मध्य के 10-12 वाक्य है उसमें विषय प्रतिपादित करें, मतलब जो विषय क्या है, कौन सा है, इसके बारे में हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, मतलब भली भांति समझना चाहिए। और अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। उपसंहार यानी समाप्ति। और हम क्या कर सकते हैं, अंत में जो 2-3 वाक्य है उसमें इस पल्लवन की समाप्ति कर सकते हैं। आगे रोशन कहता है, सर क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर देखो रोशन को अलग प्रकार का सवाल सूझा है। वो कहता है कि ये जो पल्लवन की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है क्या, इस संदर्भ में हमें संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए। तो अध्यापक कहते हैं देखो, वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है, मतलब अध्यापक ने सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी वहाँ पर दी है, फिर बाद में इस पर भी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, फिर देखो वहाँ पर फिर से बताने की कोशिश वहाँ पर वो करने लगते हैं। तो पल्लवन की प्रक्रिया क्या है ये हम वहाँ पर जान लेते हैं। विषय को भली भांति पढ़ना, मतलब विषय क्या है ये पहले हमें पढ़ लेना चाहिए, मतलब उस विषय में क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये पहले पढ़ लेना चाहिए विषय को। फिर बाद में विषय को पढ़कर समझना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। फिर बाद में ध्यान केंद्रित करना है, मतलब उस विषय में हमें ध्यान लगाकर पढ़ना है, समझना है। फिर बाद में उसका अर्थ स्पष्ट करके वहाँ उस पर फिर से विचार विनिमय करना है। मतलब ये जो प्रक्रिया है पहले महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पहले विषय को पढ़ लेना है, फिर समझ लेना है और उसमें ध्यान केंद्रित करके उसका अर्थ छात्रों को या लोगों को वहाँ पर बताना है और बाद में उस पर सोचना है। ठीक है। दूसरा है विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, मतलब जो विषय का लेखा जोखा है, रूपरेखा है, वो संक्षिप्त में, मतलब ज़्यादा वहाँ पर रूपरेखा नहीं बनानी चाहिए। और उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, मतलब वो किस पक्ष में गया है क्या नहीं गया है। फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्कसंगत विचार करना, मतलब अगर कोई इसमें गलत हो या शब्द आते हैं तो उसे वहाँ पर काट छाट करके अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, मतलब अपने तर्क के संगत से या विचारों से वहाँ पर बनाना चाहिए।
उसके बाद तर्कसंगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। तो देखो वहाँ पर तर्क के अनुसार जो विचार है वहाँ पर संयोजित करना है, मतलब आपको प्रस्तुत करना है। और असंगत विचार मतलब वहाँ पर जो बुरे विचार है इसको हटाकर वहाँ पर क्या करना है, आपको एक अच्छा सा अनुच्छेद तैयार करना है। मतलब पैराग्राफ हम ऐसा कहते हैं, उसे अनुच्छेद तैयार करना है ऐसा कहते हैं। आगे शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना। देखो यह भी बहुत ही ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर आपको शब्द पर ध्यान देना है, मतलब उसके लिए कोई मर्यादा है और शब्दों की मर्यादा ढूंढकर वहाँ पर पल्लवन तैयार करना है। और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। मतलब वहाँ पर शब्द सीमा के अंतर्गत लेखन भी आपको करना है और उसके अनुसार आपको क्या करना है वह लिखना है और ध्यान देकर वहाँ पर आपने क्या लिखा है इसके बारे में वहाँ पर देखना है। और एक बात, विद्यार्थी पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। तो देखो वहाँ पर जो कथन है वो भूतकाल में होना चाहिए और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके बारे में ही यह सब उसके माध्यम से कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छे तरीके से, और जो मध्यम पुरुष का जो वर्ग है या कोई माध्यम है उसका प्रयोग करना पल्लवन में सही नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं होगा। आगे